दोस्तों, साहित्य पथिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमने अभिव्यक्ति को ये नया रूप दिया है और हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे कार्यक्रमों में भी विविधता हो, नए नए रंग शामिल हों और वो रंग शामिल हों जो आपको अच्छे लगें, आपको आकर्षित करें और जिनसे आपको कुछ सुनने को, जानने को मिले। मेरे जो कार्यक्रम में विद्वान हमेशा शामिल होते हैं, डॉक्टर गौतम चटर्जी, उनके बारे में एक बात हम आपको बताना भूल गए कि उन्होंने तमाम विषयों का अध्ययन किया, तमाम विषयों पे किताबें लिखी और जो किताब उन्होंने तंत्रा लोक पे लिखी, तंत्रा पे लिखी, वो मेरे ख्याल से सबसे अहम है आज के समय में। क्योंकि हम कितने भी एडवांस हो जाएं, जब हम कहीं जाते हैं और वहां से लौट के आते हैं, सिर भारी लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं हो लग रही है, तो हमें लगता है कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, या ऐसा कुछ तो नहीं है, कोई ऐसी हवा तो नहीं है, या कहीं हम पूजा पाठ देखते हैं और यह बहुत रात को किसी के यहाँ पूजा पाठ की आवाज सुने तो दिमाग में वही तुरंत तंत्र मंत्र जाता है। और तंत्र मंत्र की बात आते ही एक अजीब सा चित्र हमारे सामने आता है कि एक साधु है, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, शमशान में बैठा है और उसके पास ऐसी डरावनी चीजें हैं कि खोपड़ी है, तो ये है, वो है। मतलब कभी कभी तो बात करके सोच कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय पर इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार बहुत पहले ही किसी अनौपचारिक बातचीत में मैंने अपने विद्वान से ये बात कही थी, तभी मुझे ये जानकारी मिली थी कि उन्होंने संस्कृत के तंत्र लोगों को अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो इसी विषय पर उन्होंने फिल्में भी बनाई हैं। तो सबसे पहले आइए, पहले हम अपने विद्वान से आपका परिचय करा दें, हालांकि वो आपके चिर परिचित हैं। तो चलिए मिलते हैं वाराणसी से डॉक्टर गौतम चटर्जी से। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। स्वस्ति, शुभेच्छा, आनंद। आपको कैसा लग रहा है जब हम तंत्र की बात कर रहे हैं? क्योंकि तंत्र मंत्र एक ऐसा विषय है जिसके नाम से ही डर लगता है। और अगर आपको याद आ रहा हो तो कोई 2-4 वर्ष पहले की बात होगी, जब मैंने आपसे तंत्र की बात कही तो आपने कहा कि मुझे तो तंत्र मालूम है। तो मुझे लगा कि आप, अरे आपको तंत्र आता है। मैं एकदम से डर गई। तब आपने कहा था कि क्यों डर गई क्या? अगर आपके जहन में ये बात हो तो आपको याद आ जाएगा। फिर आपने मुझे बताया था कि आपने काम किया है, समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है कि हम इस तंत्र को जाने, तंत्रा जो है उसको जाने, सही उसका स्वरूप क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और अंधविश्वास में किसी ना पड़े। फिर हमने आपकी एक फिल्म देखी थी, आनंद भैरवी। और तंत्र का मतलब होता है ज्ञान का विस्तार। तंत्र जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है और इसकी निरुक्ति है, एटिमोलॉजी समझती हो, इंग्लिश माध्यम में पढ़ी हो ना एटिमोलॉजी, इसको निरुक्ति कहते हैं कि ये शब्द, इसका वर्बल रूट कहाँ है, कहाँ से शब्द बना है। तो उसकी निरुक्ति है तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्र। तन्यते, तानना, जैसे तुम लोग साड़ी पहनती हो, सूत कपड़ा, उसको सूत को तानते हैं, तो जो तानते हैं इसको तन्यते बोलते हैं संस्कृत में, तानना, तन्यति, तन्यति और तन्यते भी। ज्ञान को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ज्ञान बहुत कठिन है, वेद बहुत कठिन है, सबको समझ में नहीं आएगा, जब उसको अच्छे से समझाते हैं, उसकी वृत्ति लिखते हैं, उसका भाष्य करते हैं, तो उससे जो ज्ञान की वृद्धि होती है, विस्तार होता है, उसको तंत्र कहते हैं। और जो इस ज्ञान का विस्तार करने वाला होता है उसको तांत्रिक कहते हैं। जो इसी पे आधारित है। तो हम चाहेंगे कि जो है, आपने बहुत सारा काम किया है इस पे, तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए हमारे दर्शकों को कि तंत्र क्या है। और आरंभ में तो थोड़ा हम चाहेंगे कि आप अपने सारे काम का परिचय दे दें कि आपने क्या क्या तंत्र पे काम किया है, क्योंकि आप ही के मुंह से हमने जाना था कि बौद्ध तंत्र होता है और शैव तंत्र होता है, और भी न जाने कहाँ कौन कौन से तंत्र होते हैं। जो मुझे याद है वो मैंने बताया। तो प्लीज आप
बताएं हमारे दर्शकों को कुछ। देखिए, आपने तंत्र की बात की और मेरे चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं है। और जब बिल्कुल। शुरू शुरू में बच्चे थे तो तंत्र का ये भाव मेरे भीतर भी भरा गया था, डर का। तो वो डर से आनंद की पूरी यात्रा पाताल भैरवी से आनंद भैरवी तक की है। तो आदमी पहले पाताल से अपने डर को हटा दे और फिर आनंद तक की यात्रा करे, यही तंत्र की अवधारणा और उसकी यात्रा है। तो आपका अभिनंदन कि आपने एक इतने गंभीर और विशेष और आज के लिए सबसे जरूरी विषय को उठाया। जरूरी इस अर्थ में कि जिस भी चीज को लेकर समाज में कुरीतियां हो, अंधविश्वास हो और अनाचार हो, उसको हटाने की कोशिश में जो ज्ञान या विद्या और उस पर हम लोग चर्चा करें तो वो सबसे कल्याणकारी अनुभव हो सकता है। तो जैसे कि आपने बताया कि तंत्र और तांत्रिकों के बारे में इस तरह की एक अवधारणा है जो इन जनरल है। और हम लोग इस एपिसोड में कोशिश करते हैं कि व्यावहारिक तल से हम लोग पारमार्थिक तल तक पहुंचने की कोशिश करें, यानी सतह से गहराई की ओर। और उसी में ये पूरा लोक चित्त होता है, पूरा विश्व उसमें आ जाता है। तब व्यक्ति से समष्टि की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। तो बचपन में मुझे भी घर से ये शिक्षा मिली थी कि काशी जो है साधु संतों की जगह है, लेकिन वे अप्रकट होते हैं, उन्हें ढूंढना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी तांत्रिक के पास मत जाए। तो बचपन में होता ही है कि जो मना किया जाता है वही करता है। ये बात दिमाग में बैठ गई थी कि तांत्रिक के पास नहीं जाना कहा गया है, आखिर तांत्रिक होते क्या है। फिर जैसे जैसे किशोर अवस्था में पहुंचे, देखे कि पूरे समाज में तंत्र के प्रति और तांत्रिकों के प्रति एक कहा जाए कि भय से युक्त छवि है। सभी लोग डरते हैं। कोई तांत्रिकों का प्रयोग किसी को एक्सीडेंट कराने या उसको मार डालने के लिए करते हैं, यज्ञ हवन तांत्रिक लोग करते हैं, ऐसा सुनने लगे। तो ये था कि आखिर ये क्या है। फिर जब मैं न्यूज़पेपर में काम करता था तो एक केस आया था जिसमें माँ और बेटी ने आत्महत्या की थी और अपने सुसाइडल नोट में इसका कारण एक तांत्रिक को बताया था। और उसमें भी ये था कि तांत्रिक का अत्याचार, तांत्रिक के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या की थी दोनों लोग एक साथ। तो मेरा तो वो विषय नहीं था न्यूज़पेपर में, जो अलग अलग विषय होते हैं लोगों के। मेरा तो दर्शन, कला, शिक्षा, ये सब रहा है। तो जो अपराध की भीड़ जो देखता था, उसके इस चिट्ठी में हमने एक चीज नोटिस की कि सब कुछ इससे लिखा है कारण, मरने का कारण, लेकिन तांत्रिक का नाम नहीं लिखा। यानी इतना भय है कि अगर हम मर जाएंगे या मरने से बच जाएंगे, मरने के बाद भी कहीं वो परेशान न करे, मैंने इतना डर कि मृत्यु के बाद भी डर है। तो मुझे लगा कि ये डर समाज से हटाया जाना चाहिए। हम न्यूज़पेपर में आए ही थे शुरू में 80 81 में, समाज में कोई चेंज लाने, परिवर्तन लाने, जो अ, ठीक नहीं है। मतलब मेरी सोच तब ठीक नहीं थी, क्योंकि अपने आप में बदलाव लाने से ही बाहर बदलाव होता है, ये नहीं अनुभव था। लेकिन बाहर बदलाव लाने की दृष्टि से हम आए थे पत्रकारिता में, ये मेरा उद्देश्य। दूसरी तरफ मैं ये देखता था कि हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम में एमए के जो पाठ्यक्रम होता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इसमें अभिनव गुप्त को पढ़ाया जाता है कमेंटेटर के रूप में। दो बिल्कुल अलग बातें अब कर रहे हैं। एक बात हमने बता दिया, भय की बात, एग्जाम्पल दिया। दूसरा, अभिनव गुप्त बहुत बड़े ऋषि थे, उनको कश्मीर में लोग शिव मानते हैं सीधे, ये नहीं कि शैव साधक नहीं, शिव मानते हैं। और एक लंबे अरसे से, यानी 1000 साल से लोग आज भी कश्मीरी पंडित, ये बहुत कम लोग जानते हैं, कश्मीरी पंडित सुबह उठ के एक स्तोत्र बोलते हैं, एक प्रार्थना करते हैं, जो अभिनव गुप्त की पूजा होती है। यानी अभिनव गुप्त को याद करते हैं, वो शिव को याद नहीं करते। यानी अभिनव गुप्त को महामहेश्वर के रूप में देखते हैं कश्मीरी पंडित।
और अभिनव गुप्त के बारे में हमने देखा कि अगर हमारे समाज में लोग जानते हैं तो वो उनको टीकाकार के रूप में, कॉमेंटेटर के रूप में जानते हैं। कि आनंद से हिंदी साहित्य में पढ़ाया जाता है आनंदवर्धन के ध्वन्यालेख की टीका, या नाट्यशास्त्र, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के टीका, कमेंट्री की है। तो मुझे लगता था ये आदमी जब इतना कुछ, इतने बड़े ज्ञानी थे, तो उन्होंने क्या किया, कमेंट्री की है, अपना कुछ मौलिक ग्रंथ नहीं लिखा है। तो पता चला उन्होंने 26 ग्रंथ लिखे हैं। और जो प्रधान ग्रंथ है उसका नाम है तंत्रालोक, तंत्र पर आलोक, लाइट ऑन तंत्र। अब मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। जब मैं पढ़ने लगा तो देखा कि अरे ये तो तंत्र वो है ही नहीं। तो वेद के समय से अभिनव गुप्त के समय, अभिनव गुप्त का समय है 10वीं शताब्दी ईस्वी, तो वैदिक समय से अभिनव गुप्त के समय तक कश्मीर में जितने भी तंत्र को लेकर सोच विचार थे, कंसेप्ट थे, मंत्र थे, उसको उस पूरे बहुत ही बृहद आकार के ग्रंथ में समाहित किया गया है। एक और एक तंत्र में पढ़ने गया। एक बात मुझे हाँ, पूछनी है कि आपने बताया कि उन्होंने लिखा तंत्रालोक। आम लोगों के लिए तंत्रालोक का मतलब होगा कि तंत्र का लोक यानी जगत, और आपने उसका अर्थ बताया आलोक यानी तंत्र पर प्रकाश। तो क्या वास्तव में वही अर्थ है? वो तंत्र और आलोक मिलके तंत्रालोक हुआ है। तंत्र और लोक मिलके तंत्रालोक हो ही नहीं सकता हमारे संस्कृत के व्याकरण के अनुसार, क्योंकि तंत्र में लास्ट में अ है और लोक में ल है। अ और ल का संधि नहीं होगा। तो तंत्र और आलोक जब होगा तो हम्म। तंत्र के अंत में अ है और आलोक के शुरू में अ है। तो अ धन अ मिलके आ, अकह सवर्णे दीर्घ संधि से ये तंत्रालोक हुआ है। तंत्रालोक का मतलब तंत्र का आलोक नहीं, बल्कि तंत्र पर आलोक, लाइट ऑन तंत्र, जो उन्होंने प्रकाश डाला है। क्लियर हो गया नाम शब्द का मतलब। तो कई लोग उसको तंत्र लोक भी बोलते हैं। हम जब कई व्याख्यानों में जाते हैं तो मेरा परिचय देते समय वो तंत्र लोक बोलते हैं, फिर मुझे बताना पड़ता है कि वो तंत्र लोक नहीं है, तंत्र की का जगत या तंत्र का लोक नहीं है, वो तंत्रालोक। तो उसको आप अगर तंत्र का आलोक भी समझते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका मतलब है तंत्र पर जो रोशनी डाली गई, लाइट ऑन तंत्र। तो जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, उसमें कुल मिला के 36 अध्याय हैं और काफी वॉल्यूमिनस ग्रंथ है। इसको फ्रेंच भाषा में कहते हैं मैग्नम ओपस, एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ जो पहली बार हुआ है। तो उसको पढ़ना शुरू किए तो सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे कि तंत्र क्या है, तो उससे पता चला और सारी भ्रांति मिट गई। मुझे मुझे उसी से आत्मबल मेरा बल गया कि समाज में लोगों को पता ही नहीं है तंत्र का मतलब क्या होता है, और इस पर मुझे आगे आना चाहिए और ये काम करना चाहिए, क्योंकि ये भले के लिए। संस्कृत में दो और शब्द है, आत्मनेय पद और परस्मय पद। आत्मनेय पद मतलब मैं जो काम करता हूँ अपने खुद के लिए करता हूँ, उसका फल मुझे ही मिलेगा। और परस्मय पद का मतलब है कि दूसरों के लिए कोई काम करना, कि हम जो काम करेंगे उसका फल दूसरों को मिलेगा। जाहिर है मुझे भी मिलेगा। मैं अगर रोटी बनाऊंगा तो मैं खुद खाऊंगा, और मैं रोटी बनाऊंगा लोगों के लिए तो उसमें मैं भी खाऊंगा और लोग भी खाएंगे। ये परस्मय पद वाला भाव आया और इसको पढ़ना शुरू किया। तो लेकिन सबसे पहले जो आपने एक सवाल पूछा कि मैं ये बताऊं कि तंत्र क्या है, जिसको जब मैं जाना तो मैं बहुत उच्छ्वसित और उल्लसित हो गया। वो ये है कि जो वेद है, जो ज्ञान है, या किसी भी तरह का कोई ज्ञान है, उसको जब हम विस्तार से समझाते हैं, विस्तार देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो ये तंत्र है। विस्तार देना, एक्सप्लेन करना, समझाना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, इसको तंत्र कहते हैं। ये तंत्र कर्म हुआ और ऐसा करने वाला तांत्रिक। और हमारे यहाँ हर शब्द का जो मूल अर्थ है, जो वो अर्थ नहीं जो समाज में प्रचलित हो गया है, जो एक्चुअल अर्थ है, उसकी भी एक पूरी हमारे यहाँ वेद की रचना के बाद वैदिक जो शब्दावलियां हैं उनका एक कलेक्शन किया था महर्षि यास्क ने, उसको निघंटु बोलते हैं।
और एक एक शब्द की उन्होंने व्याख्या संस्कृत में की थी। ये शब्द, ताकि वेद समझा जा सके, लोगों को समझ में नहीं आता, उसकी शब्दावली इतनी कठिन है। तो वो शब्द, एक एक शब्द को की उन्होंने अर्थ किस तरह से बताया, उसको निर्वचन कहते हैं। निर्वचन के शास्त्र, निर्वचन का मतलब रूट मीनिंग जा रहा है, वर्बल मीनिंग जा रहा है। जैसे अंग्रेजी में इसके लिए हमारे यहाँ रूट मीनिंग और वर्बल मीनिंग की प्रथा है, इसको एटिमोलॉजी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्रियापद अर्थ को जाना, मतलब व्यवहार में कैसे होता है। मान लीजिए कि मैंने कहा कि इल्यूशन, इल्यूशन का मतलब कोई भी बोलेगा भ्रम या माया, लेकिन क्रियापद अर्थ नहीं हुआ ना। क्रिया का मतलब होता है वर्बल। वर्ब तभी होगा जब हम बोलेंगे जाना, आना, खाना, मुस्कुराना, टू गो, टू वॉक, है ना। तो जब भी टू लगा होगा तब होगा। अब इसमें इल्यूशन में टू लगा नहीं है, यानी क्रियापद अर्थ में नहीं आ रहा है। यानी जब भी हम अर्थ बोल रहे हैं, उसका शाब्दिक अर्थ बोल रहे हैं, एक्चुअल अर्थ नहीं बोल रहे हैं। एक्चुअल अर्थ वही होगा जिसको हम जीते हैं, उसको वर्बल मीनिंग कहते हैं, रूट मीनिंग कहते हैं। इसको इस तरह के जानने का जो शास्त्र है उसको एटिमोलॉजी बोलते हैं। संस्कृत में भी यही से बनाया गया है कि उसका रूट, मूलार्थ को जानना, उसको हमारे यहाँ कहा गया है निरुक्त, निरुक्त शास्त्र, जिसके ऋषि है महर्षि व्यास। तो जैसे हमने इल्यूशन को बताया, तो जाहिर है उसका अर्थ जो होगा वो क्रियापद अर्थ होगा, करने से। तो उसका जो क्रियापद अर्थ है, रूट मीनिंग है, वो है टू प्ले, खेलना। इल्यूशन का मतलब खेलना। मैंने इसका जो गहरा अर्थ है, जो हम लोग जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर इंटेलिजेंस शब्द बोला जाता है, तो लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस माने बुद्धि, जो वही इंटेलिजेंट होगा जो बुद्धि जिसके पास होगी। लेकिन जब उसका रूट मीनिंग एटिमोलॉजिकली देखे जाते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है टू रीड बिटवीन, टू रीड बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस है, उसके बीच में जो है उसको जो पढ़ सकता है वो इंटेलिजेंट होगा। यानी आप जो कह रहे हैं उसके पीछे आपका जो भाव है, इंटेंशन है कहने का, जो आपका सजेस्टेड मीनिंग है, आप क्या कहना चाहते हैं, उसको जो पकड़ लेगा वो इंटेलिजेंट। इस तो जो एक्चुअल बात को, ये रूट मीनिंग जो होती है वो वर्ड से मिलती जुलती हो, ये जरूरी नहीं होता है। हम लोग को वर्ड्स मीनिंग पढ़ाया जाता है ना, हम लोग को एटिमोलॉजिकल मीनिंग पढ़ना सिखाया नहीं जाता है। ये वो जैसे आपने पढ़ने इल्यूजन जाता का है। बताया, इल्यूजन का बताया टू प्ले। मुझे ये लग रहा था कि रूट मीनिंग या क्रियापद का मतलब होता है जो वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में, कि जो है किसी कभी कभी वर्ब को एज अ जो है एडजेक्टिव भी यूज किया जाता है ना। किसी चीज को ब्यूटीफाई करेंगे तो वो वर्ब हो गया, और ब्यूटीफुल अपने आप में जो है एडजेक्टिव है। तो मैं इसी भ्रम में थी कि क्रियापद का मतलब, तो जैसे आपने बोला कि जाना, आना, खाना, मतलब टू लगा के, जो टू टू गो, टू प्ले, ये वाला। तो मुझे हमेशा ये लगता रहा था कि वर्ड उस वर्ड से मिलता जुलता ही उसका जय क्रियापद होगा, यानी रूट मीनिंग कुछ उसकी मिलती जुलती होगी। नहीं, हम वर्ब की बात कर रहे हैं। वर्ब का मतलब होता है, इसको जब क्लास 1 2 में पढ़ाया जाता है, आना जाना करना, जिसमें कुछ करना हो, हम्म। तभी तो क्रिया होगी ना, करना होगा ना। हम्म। जैसे घूमना, टू वॉक। ये बचपन में क्लास 1 क्लास 2 जब अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया जाता है, जब क्रिया बताया जाता है, वर्ब, तो यही बताया जाता है ना कि मुस्कुराना, टू स्माइल, हंसना, टू लाफ, चलना, टू वॉक, खाना, टू ईट, ये वर्ब होता है। लेकिन इल्यूशन में तो टू आ नहीं रहा है। तो इल्यूशन का हम वर्बल मीनिंग कैसे समझें? और इसको क्यों नहीं पढ़ाया जाता? इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है, जो ज्ञान के क्षेत्र में जाता है बड़े होकर, जो एकेडमिक पढ़ाई के अलावा जीवन में ज्ञान के क्षेत्र में जाता है, चीजों को समझना चाहता है, उनके लिए कि आखिर ये इल्यूशन या माया क्या है। तो वर्बल मीनिंग देख लीजिए, उसमें वही होगा जिसको आप जीवन में अनुभव करेंगे। जब आदमी किसी भी अपने विचारों के साथ या किसी के साथ खेलता है, तो खुद अपने लिए एक माया, एक भ्रम पैदा करता है, उसके संसार एक भ्रम हो जाता है। ये जो अनुभव करने के बाद जो मतलब लिखा जाता है, वो वर्बल मीनिंग और एटिमोलॉजी बनाई गई है हमारे यहाँ। जर्मन में, लैटिन में, ग्रीक में, हमारे यहाँ संस्कृत में। तो जो अंग्रेजी में एटिमोलॉजी है, उसी को हमारे यहाँ निरुक्त कहते हैं, उसका एक शास्त्र है। और संस्कृत के सारे ऐसे जो टेक्निकल टर्म्स है वेद के, उनके शब्दों को समझने के लिए ही महर्षि व्यास ने ऐसा काम किया। और उसी में कई और ऋषि भी हुए, जिसमें ये औदुंब नारायण थे, जो कहते थे कि शब्द हम लोग जैसे ही बोलते हैं ये खत्म हो जाता है। यास्क का कहना था कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर शब्द बोलते ही खत्म हो जाएगा
तो फिर हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कहूँ कि राम वन गए थे, तो अगर राम बोले तो चला गया, वन गए थे बचा, तो उसका कोई मतलब नहीं आया होगा। फिर वन बोलने से भी चला गया, गए थे, कोई मतलब नहीं होगा। तो इसका मतलब कोई शब्द नहीं जाता है तभी तो सुनने वाला राम वन गए थे का अर्थ समझता है। अगर शब्द चला जाएगा, उसका लोप हो जाएगा, तो कैसे होगा? इस तरह से यास्क ने अपने तर्क से इसको बताया था कि शब्द हमेशा रह जाते हैं। तो इन्होंने, महर्षि यास्क ने निरुक्त शास्त्र की रचना की, जिसको अंग्रेजी में एटिमोलॉजी बोलते हैं। तो उसमें तंत्र शब्द जो है, उसका जो वर्बल मीनिंग, क्रियापद अर्थ या रूट मीनिंग दिया हुआ है, जो जीवन अनुभव से निकलता है, वो है, संस्कृत में लिखा है, तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्र। मैं तंत्र किसे कहते हैं? जो ऐसा ऐसा करता है उसको तंत्र कहते हैं। अब शुरुआत होती है तन्यते। तन्यते, तन्यति शब्द से बना है। तन्यति मतलब होता है तानना। हम लोग किसी चीज को, रस्सी को तानते हैं, सूत को तानते हैं। बुनकर लोग, बुनकर सूत को तान के साड़ी बुनते हैं, है ना? तो तन्यते मतलब हो गया। विस्तार्यते, जो उसको विस्तार देता है। किस चीज को विस्तार देता है? ज्ञानम, जो ज्ञान को विस्तार देता है, ज्ञान को जो तानता है। यानी वेद में जो ज्ञान है, उसको जब जो एक्सप्लेन करता है। तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्र। तंत्र इसे कहते हैं। तो ये बात, अगर मैं अभिनव गुप्त को नहीं पढ़ता तो मैं नहीं जान पाता, तंत्रालोक नहीं पढ़ता तो नहीं जान पाता। तो मुझे लगा कि फिर लोग क्यों नहीं जानते हैं? अगर लोग ये जानते तो फिर वो सिर्फ इतना ही नहीं जानते ना कि तंत्र में 5 मकारों का प्रयोग किया जाता है, और 5 मकारों का भी अर्थ वो नहीं जानते ठीक से। और ये सब सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज में, जो कि तंत्र का काम ही नहीं है। और वेद को श्रुति कहा गया है, और तंत्र के बारे में कहा गया है श्रुति शाखा विशेषः। यानी तंत्र जो है वेद की एक शाखा है, श्रुति की एक शाखा है। और वेद में भी, अथर्ववेद में इसकी कुछ आंच मिलती है। तो जब वेद के समय से अभिनव गुप्त के समय तक जितने हमारे तंत्र ग्रंथ हैं या आगम ग्रंथ हैं, उन सबको एक जगह पर करके अपनी ओर से भी लाइट डाला है अभिनव गुप्त तंत्रालोक। तो ये जो ग्रंथ है, हमने एक और शब्द लिया आगम ग्रंथ। तो कभी भी ज्ञान के साथ, ज्ञान अकेला नहीं रहता है, ज्ञान के साथ कर्म जुड़ा हुआ। कोई भी चीज आप जानते हैं, अगर उसको आप करेंगे नहीं, क्रिकेट खेलना जानते हैं और क्रिकेट खेलते नहीं हैं, गाना जानते हैं और गाना गाते नहीं हैं, यज्ञ के बारे में जानते हैं क्यों किया था और यज्ञ करते नहीं हैं। तो ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं। बिना कर्म के ज्ञान नहीं है, और ज्ञान बिना कर्म के बेकार है। तो जो कर्म वाला पक्ष है, उसको तंत्र कहते हैं, और जो फिलोसॉफिकल साइड है, ज्ञान वाला पक्ष है, उसको आगम कहते हैं, जो उसका शास्त्र है। ये सारी बातें, इतनी सामान्य बातें अभी कर रहे हैं। आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि जब आपने कहा कि अथर्ववेद में भी उसकी थोड़ी सी आंच मिलती है, तो जैसे हम पढ़ते थे स्कूलों में, तो उस समय भी ये कहा जाता था कि जो ऋग्वेद है उसमें ये है, फिर सामवेद में उन्हीं मंत्रों को, ऋग्वेद में मंत्र है तो सामवेद में उनमें गाना है, उसको कैसे गायन किया जाए। तो इस तरीके से यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद का ये बताया गया कि अथर्ववेद पूरा तंत्र पे आधारित है। उसमें जो काम हम मंत्र से नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारी टीचर ने जो बताया कि जो काम हम मंत्र से नहीं कर सकते, अगर हम कोई वेट है बहुत भारी उसको नहीं उठा सकते हैं, तो उसको हम क्रेन से उठाएंगे, तो कहते हैं वही काम जो है तंत्र करता है। तो हम लोग सतह से गहराई की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे अभी पंच मकार की बात की, म से 5 शब्द बनाए गए हैं। तो उसमें पहले ये मदिरा, मद्य, शराब, और फिर बताया गया है कि मत्स्य, मछली, फिर मांस, फिर आपकी मुद्रा, और फिर बताया गया है मुद्रा, भुना हुआ अनाज, इसको कोई जेस्चर से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब नहीं है, और मिथुन। ये 5 चीजें मां से बताई गई हैं, ये इस तंत्र में होता है। अब सब लोग मांस मदिरा खाते हैं, मछली खाते हैं, भुना हुआ अनाज खाते हैं, मिथुन करते हैं, और सुखवती तो कहा ही गया तंत्र में।
ये हुआ सतह। गहराई क्या है? वो जो पहले मध्य आता है उसका मतलब है अमृत। हम कैसे मृत ना हो। और ऐसी इस चीज को रस के तरह से समझाया गया है। अथर्ववेद सिर्फ रस की बात करता है। अब अगर वहां पर रस सोमरस लिखा हुआ है तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि देवता लोग सोमरस पी रहे हैं तो हम क्या करें, हम उसमें से क्या ज्ञान लें? तो अथर्ववेद में सिर्फ तंत्रों की बात की गई है। जो मंत्र नहीं कर सकते वो तंत्र, ऐसा नहीं है। क्योंकि अथर्व शब्द में ही है अथर्वाण। ज्ञान के संग्रह को अथर्वाण कहते हैं, उससे आया है अथर्व। इसी जब भी वेद शब्द बोला जाता है उसका मतलब होता है ऋग्वेद, और अधिक से अधिक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आता है। ये बहुत बाद में इसको किया गया है, जोड़ा गया अथर्ववेद। वो सिर्फ रस, और रस का मतलब है यहाँ पर जिसको, ऐसा रस या सोम रस जिसको पीने से हम अमर होते हैं। अमर होने का मतलब है अमृत। अमृत का मतलब है अमृत, मृत नहीं। अमृत जो है, जो भी मृत वस्तुएं हैं, जो मृत होने वाली वस्तु है, जैसे कि शरीर, देह, उसकी तो मृत्यु होनी है। फिर अमृत क्या हो सकता है, इसकी खोज अमृत या रस है, जिसकी बात तंत्र करता है ना। मैंने एक उदाहरण, उसी तरह से वो 5 प्रकार के अलग अलग एक्चुअल मतलब है जिसका सतही अर्थ ले लिया गया है, जो कतई नहीं। न शराब है, न मांस है, न मछली है, न मिथुन है, और न मुद्रा है। सबका अर्थ यह है, जैसे मैंने एक खली बताया, मध्य का मतलब अमृत। अमृत पीने से है, वो शराब नहीं है। शराब को अमृत की तरफ पियो, ऐसा कोई तांत्रिक नहीं कहता। तो ये सतह से गहराई तक जाने के लिए ही शास्त्र है। और हम लोग शायद इसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन अभी इतना बता दें, शास्त्र की तरफ बहुत कम लोग जा पाते हैं। उसके लिए भी एक आगम ग्रंथ है, किरणागम। उसमें कहा गया है कि गुरुतः शास्त्रतः स्वतः। पहले गुरु की कृपा होती है। गुरु की कृपा का मतलब सिर्फ यह है कि गुरु हमारे भीतर एक शक्ति दे देता है और हमारे अंदर शास्त्र पढ़ने की रुचि पैदा हो जाती है। तो फिर गुरुता के बाद शास्त्रता आता है। शास्त्र पढ़ने के बाद हम उसको खुद प्रैक्टिस करने लगते हैं, करके देखा जाए, इसको स्वतः कहा गया है। तो गुरुतः शास्त्रतः स्वतः। और फिर कहा गया है कि सबसे अच्छा जो उपाय है वह है स्वतः। आदमी जो खुद से ज्ञान प्राप्त करता है, आत्मज्ञानी होता है, वो सबसे बड़ी चीज है। गुरु और शास्त्र पीछे छूट जाते हैं। इसके लिए भी हमारे यहाँ ग्रंथ है योग वासिष्ठ। उसमें कहा गया है कि शिष्य प्रज्ञे में बोधस्य कारणम गुरु वाक्यतः। गुरु के वाक्य को सुनकर शिष्य में जो बोध होता है उसका कारण उसकी अपनी प्रज्ञा है। वो गुरु के कारण से वो उसके अंदर बोध नहीं होता है, उसका अपना इंटेलिजेंस है, जिसके कारण से वो प्रज्ञावान या ज्ञानवान है। धीरे धीरे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके गहराई में प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी हमने तंत्र का मतलब बताया कि अगर आप किसी भी चीज को, अगर आप जॉन किट्स की कविता को एक्सप्लेन कर रही हैं या कोलरिज कर रहे हैं, तो वो तंत्र कर्म कर रहे हैं और आप तांत्रिक हो गई, क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रही हैं, समझा रही हैं। इसके अलावा तंत्र और तांत्रिक का और कोई मतलब नहीं होता है। जो कुछ भी किया हुआ है वो सब अपनी सो कहा जाए कि कुत्सित वृत्ति, अपनी जो कुत्सित वृत्ति है, मंशा है, रॉन्ग इंटेंशंस है, रॉन्ग डूइंग्स है, उसको करने के लिए एक आड़ ले लिया गया है अध्यात्म। हमारे भीतर जो बहुत सारी चीज दमित इच्छाएं होती हैं, या उसको क्या बोला जाए, दमित इच्छाएं, कुटिल इच्छाएं। एक और शब्द है जो मुझे भी याद नहीं आ, शब्द नहीं सूझ रहा है, कि हम जो करना चाहते हैं, हम जो पाना चाहते हैं, उसके लिए हमने अध्यात्म की आड़ ले ली है और धर्म का दुरुपयोग कर दिया है। वो हो गया है जो आजकल तंत्र और तांत्रिकों के बारे में फैला। एक सामान्य परिचय मैंने तंत्र और तंत्रालोक के बारे में दिया। बिल्कुल, पर हमने गौतम जी अपने दर्शकों से वादे किया था कि एक कहना चाहिए कि अपनी फिल्मोग्राफी तंत्र के बारे में जो आपने बनाई है, तो हम चाहेंगे कम से कम नाम तो आप मेंशन कर दें कि आपने इस पे कौन कौन सी फिल्में बनाई इस विषय को लेकर। हाँ, फिल्म। हाँ, सबसे पहले तो हमने तंत्रालोक का अनुवाद किया। 1000 सर्विस का अनुवाद नहीं हुआ था,
संस्कृत से अंग्रेजी में किया, और इस पर तंत्रालोक पर किताब पर ही, ग्रंथ पर ही फिल्म बनाई जो जम्मू यूनिवर्सिटी में दिखाई गई थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में। इस पर उसके बारे में फिर डिटेल में बाद में बात करेंगे। फिल्म हमने एक बनाई है आनंद भैरवी। और उसके बाद हमने शैव तंत्र पर अलग से बनाई है, बौद्ध तंत्र पर अलग से बनाई है, जिसका नाम है व्हाइट बॉयड। फिर तांत्रिकों की जो भाषा है, तंत्र भाषा, वो है संध्या भाषा, इस पर अलग से फिल्म बनाई है। तो शैव तंत्र पर, बौद्ध तंत्र पर, और इन जनरल जो आनंद भैरवी है वो, और संध्या भाषा, 4 फिल्म तो यूट्यूब पर है ही है, उनको देखी जा सकती है फिल्म के स्तर पर, लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए। फिर फर्स्ट टेक्स्ट फिल्म भी हम ही ने बनाई थी, पंचम वेद, ताकि लोग आजकल ग्रंथ पढ़ेंगे नहीं, पढ़ते नहीं है, तो फिल्म देख करके नाट्य शास्त्र पढ़ ले, पंचम वेद, फिर फिल्म देख के तंत्र ग्रंथ और शास्त्रों को पढ़ ले। इसलिए हमने कुछ ये फिल्में बनाई। सचमुच बहुत अच्छा लगा जान के तंत्र के बारे में। वो मैं शुरू में मुझे सूझ नहीं रहा था, वो फ्रस्ट्रेशन के लिए होता है ना, कुंठा, तो अपनी कुंठित आवेगों को पूरित करने के लिए, अपनी गलत मंशाओं को रूप देने के लिए, अपनी कुटिल वृत्तियों को रूप देने के लिए वो धर्म और अध्यात्म की आड़ लेते हैं और उसे पूरा करते हैं। इसकी वजह से तंत्र जैसा एक पवित्र वेद हमारे यहाँ, उसके बारे में एक दुष्प्रचार हो गया है, और उसको सही अर्थ में जानना चाहिए। ये बिल्कुल, बहुत अच्छे आपने कहना चाहिए अर्थ बताया। तो मित्रों, ये जो एक हॉरर फिल्म जैसा हम लोग को तंत्र लगता था, या पाताल भैरवी हो या चाचा भतीजा हो या कोई भी फिल्म हो जिसमें इसका जो है उल्लेख हुआ या पिक्चराइजेशन हुआ, तो हमारे विद्वान की बातें सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। तंत्र भी एक ज्ञान है, और वो बाकी ज्ञान का किस तरह से विस्तार करता है ये भी आपने विस्तार से जाना। और आगे इसी विषय को हम थोड़ा और बढ़ाएंगे, क्योंकि आज हमने सिर्फ उसकी भूमिका जानी है, और उसके साथ ही हम गौतम जी की फिल्मों को भी लेते चलेंगे जो इन्होंने तंत्र पर बनाई है। गौतम जी, आज के अंक में आप आए और आपने जो एक मिसकंसेप्शन था उस पर से पर्दा हटाया और उसका सही अर्थ समझाया। हालांकि ये शुरुआत है, अभी अल्फाबेट का ए है ये, पर फिर भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये, और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार विराम लेने के लिए या तो हम स्वस्थ शुभेच्छा बोलते हैं, आनंद बोलते हैं। आज बोलना चाह रहे हैं परस्पर देवो भव, हम एक दूसरे के प्रति देव बने, ये तंत्र का आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 अच्छी बात कही आपने, और ऐसा ही हो।